हेलो दोस्तों, एसएटिक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण पार्ट, प्रस्तावना, प्रियम्बल। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको एक चैप्टर मिलेगा प्रस्तावना का, और संविधान का प्रस्तावना, भारत के संविधान में ये प्रस्तावना और इसको उद्देशिका भी बोलते हैं या प्रियम्बल बोलते हैं। इसके पहले भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के 3 टॉपिक पे वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। इसके पहले भारत का संवैधानिक विकास, संविधान पर विदेशी प्रभाव और संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, इन टॉपिक पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, वो है भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। एथेटिक एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या अगर आप हमसे ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तब भी आप दिए गए नंबरों पर एक बार कॉल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम देखेंगे आज भारत का संविधान में उद्देशिका के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। तो जो उद्देशिका है, इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान की उद्देशिका, भारत जो उद्देशिका है वो किन शब्दों से शुरू होता है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग शब्द जो है आपको याद रखना है। हम भारत के लोग से संविधान के उद्देशिका शुरू होती है। ये इंडिकेट करता है हमारे गणतंत्र को, हमारे रिपब्लिक को। उसके बाद बोल रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। अब इसमें देखिए, ये सारे शब्द, जो ये शब्द यहाँ पे दिए हुए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे हमारे देश की सत्ता को या देश की स्थिति को, संविधान की स्थिति को इंडिकेट करते हैं। ये हमें याद रखना है। इसमें से सारे शब्द 1950 में नहीं थे। इसमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, उसको आगे देखेंगे। तो हमारे नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये आपको देखना है। तो जैसे कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने हैं? 3। ये क्वेश्चन बनेगा, कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 स्वतंत्रता दी गई है, 5 तरह की। विचार की, विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति वही एक तरह से, विश्वास, धर्म और उपासना, आप अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। किसी दूसरे धर्म, अपने धर्म को किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते, लेकिन आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और आप अपनी उपासना अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद समानता की बात कर रहा है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब 2 टाइप की समानताएं दी जाएंगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये आपको याद रखना है डेट, 26 नवंबर 1949 को इस पे सारे, मतलब इसको एक तरह से लागू किया गया था या एक्सेप्ट किया गया था, को एतत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये डेट आपको 26 नवंबर 1949 को याद रखना है। इसी में से आपको कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग टाइप की बातें होंगी जो हम आपको प्रश्न को द्वारा समझाएंगे। तो हम अब आगे कुछ प्रश्न देखेंगे 2 पार्ट में, एक आज, एक अगले, एक और पार्ट में आपको कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे ही प्रश्न आगे भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इसीलिए हम MCQ टाइप के प्रश्न देखते हैं, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये पता रहे कि हमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न वही है, इसमें ये यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। सेम सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी, पूरी के पूरे उद्देश्य का ही दे दी है, इसमें प्रेम्बल ही दे दिया है। बस इसमें कह रहा है कि आज को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें आपको डेट बतानी है कि किस डेट को इसको अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने तुरंत ही ये प्रश्न देखा था, आपको बतानी, देख लीजिए। और ये प्रश्न आपको मतलब छोटे मोटे में तो आते ही हैं, IAS के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 1997 IAS के प्री एग्जाम में आया हुआ था, उसके बाद भी कई PCS में आया हुआ है।
तो ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब आप सोच सकते हैं कि आपने ये प्रश्न पढ़ करके एक आईएएस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया जो भारत के बताया कि हम भारत के लोग भारत को अभी की ये बात कर रहा है, ये पॉइंट आप देखेंगे। ये हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो ये भारत की वर्तमान स्थिति है। लेकिन ये कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी, इसमें से कौन कौन से वर्ड थे? तो जो आपने अभी पढ़ा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसमें से क्या था कि पूछ रहा कि कौन कौन से शब्द 1949 में थे, 1950 में थे। तो इसमें से थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य केवल ये दो थे, और बाद में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंड, जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द हैं। और लास्ट में आपने देखा होगा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, वो लास्ट में आपने यहाँ देखा, ये अखंड राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये जो शब्द हैं ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो अगर 26 जनवरी 1950 की बात करेगा तो केवल ये था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें आपकी बात करें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, ये शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ओरिजिनल की बात करेगा तो ओरिजिनल में केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और ये आपका जो अखंड शब्द है वो बाद में जोड़े गए थे। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अभी और आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा, फिर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा पूरा वीडियो देखते देखते। ये बात करें संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो आपके संविधान में अपने देश का नाम कौन कौन सा मिलता है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अपने संविधान में अपने देश का नाम भारत और इंडिया, ये दोनों बताया गया है, ये दोनों बोला गया है। तो अपने देश का जो संवैधानिक नाम है वो एक भारत है, दूसरा इंडिया है, हिंदुस्तान वगैरह नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? अब एक चीज देखिए, जो हमने देखा था प्रियम्बल प्रस्तावना, उसमें देखा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये आपको क्रम में भी याद रखना होगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं क्रम में करने को, तो ये आईएएस, पीसीएस या एसएससी इन सब में भी दे देता है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें आपको देखिए, हमने बात की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो हमने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो उसका मतलब होता है सार्वभौम सत्ता संपन्न, तो ये तीनों सही है। उसके बाद सेकंड होता है समाजवादी, समाजवादी सेकंड होगा। थर्ड होता है धर्मनिरपेक्ष। एक चीज याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष दिया गया था, ओरिजिनल पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक, तो जनवादी गणतंत्र का मतलब वही लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ पे जनवादी बोला गया, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो जनवादी गणतंत्र। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इनमें से कौन सा है, कौन सी चीज है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बताता है? सेकुलर, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हमारा देश सेकुलर है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा पार्ट है जो हमको पता चलता है कि हमारा देश सेकुलर है या धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है? तो इसमें से आप देखेंगे तो देखिए, मौलिक अधिकार में धर्मनिरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष की बात नहीं की गई है। पंथ निरपेक्ष है
पंथ निरपेक्ष अपने देश को घोषित करता है। ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। जैसे हमने पढ़ा अपना कि देश अपना पंथ निरपेक्ष है या सेकुलर। तो देखिए धर्म निरपेक्ष का इंग्लिश मीनिंग होता है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष का नहीं। एक बहुत बड़ी एक मैटर ये भी है, कई लोग इस पे विवाद करते हैं, विवादित स्थिति इसको बताते हैं, क्योंकि संविधान में हिंदी में पंथ निरपेक्ष लिखा गया और इंग्लिश में सेकुलर, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को सेकुलर बनाती है, धर्मनिरपेक्ष बनाती है, बाकी और कोई नहीं। तो अगर बात करें कि भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, ये कहाँ से पता चलता है? तो प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? जैसे अभी हमने बात की, तो देखिए हमने बात की कि जो प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक, ये सारे जो थे वो थे पहले से थे, लेकिन कुछ शब्द थे जो 1976 में जोड़े गए थे संविधान संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। वो शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये इस हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 1976 में इसको ऐड किया गया था और ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से। तो 1976 के पहले तक अखंडता शब्द संविधान में नहीं था, केवल बंधुत्व, संप्रभु और समानता, ये सारी चीजें थी। तो देखिए 3 शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर एंड अखंडता। ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है कि हमेशा कि ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे अभी इससे रिलेटेड हमने प्रश्न पहले भी देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? अब आज की बात कर रहा है कि भारत जो है वो किस रूप में घोषित है? सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र या सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ये चीज आपने अभी पढ़ा, अब आपको आसानी से ये जवाब आपको आने लगा होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब सारे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ स्टेटमेंट है, इनमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततो गत्वा उद्देश्य का बना। देखिए इसका हिस्ट्री आपको देखना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, देखिए जब संविधान सभा बनाया गया, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 1946 को 9 दिसंबर को पहले बैठक हुई। इस दिन हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर, इस दिन हमारे अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। थर्ड मीटिंग हुई जब 13 दिसंबर को, तो इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्तावना प्रस्तुत किया, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, प्रस्तावना प्रस्तुत किया संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, कि हम लोग एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और जो हमारे लिए संविधान बनाएगी। आगे चल के वही जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की प्रस्तावना थी, वही इसमें संविधान में ऐड कर दी गई प्रियम्बल के रूप में। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा कि ये जो थी ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो नेहरू का था वही उद्देश्य का बना, ठीक, प्रियम्बल बना। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसका यूज जस्टिस देने के लिए कोर्ट वगैरह जुडिशरी सिस्टम नहीं करती है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत है, संशोधन किया जा सकता है। पिछले जितने भी क्वेश्चन अभी तक में हमने देखा, सब में ये बात सामने आई कि कुछ शब्द थे जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड, ये सारे बाद में अमेंडमेंट के द्वारा या संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। तो ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ठीक, तो ये ऑप्शन 3 सही गलत होगा। उसके बाद संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सही है बी। अब इस हिसाब से 1, 2 और 4 यानी बी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये किसी को रद्द नहीं कर सकती, प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, और लेकिन इसका उपयोग जो है वो भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग ऐसा किसी काम में नहीं किया जाएगा जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा
सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था केशवानंद भारती केस में, मामले में। तो उसमें ऐसा बोला गया था कि ये संविधान का उपयोग केवल जो अस्पष्ट क्षेत्र हैं, जिनमें हमको कन्फ्यूजन रहता है, उसको दूर करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, बस। और इसका उपयोग न्याय योग्य नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें, 42वें, 44वें। अभी तुरंत हमने बताया, ये आप देखते ही आपको बन जाएगा, परीक्षा में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो तुरंत आपको देखते ही याद आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से इसमें से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, तो बिल्कुल ये शब्द सम्मिलित नहीं था, 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, बिल्कुल ये भी सम्मिलित नहीं था, ये भी बाद में जोड़ा गया था। अखंडता, ये भी बाद में जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए सही होगा, गणराज्य तो पहले से ही था। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखिए कितनी आसानी से आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे, क्योंकि आपको सारा पता चल चुका है। अगला प्रश्न आज का ये अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। जो हमने देखा है न्याय, तो न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इनमें से कौन कौन से हैं जो ये संविधान जो है व्यक्तियों का सुनिश्चित करता है? तो देखिए बिल्कुल सामाजिक और आर्थिक न्याय बिल्कुल सुनिश्चित करता है, सही बात है। अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता भी है, अवसर की समानता भी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी देखनी है। तो ये बिल्कुल चारों सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अभी हमने पढ़ा था प्रेम्बल में शुरू में कि इन चारों चीज़ों को, मतलब इन सारी चीज़ों, इनके अलावा भी और चीज़ें हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें भी हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? यानी गणतंत्र है, भारत एक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या होगा? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, तो ये गलत है। जनता के पास अंतिम अधिकार नहीं होता, अंतिम अधिकार होता है, अगर हमारी संविधान के हिसाब से बात करें, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट के पास। तो इस हिसाब से ये गलत बात है, जनता के पास सारे अधिकार नहीं है, अंतिम अधिकार खासकर। भारत में संसदीय शासन नहीं है, तो ये भी गलत है, बिल्कुल संसदीय शासन है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, तो भारत में संसदीय शासन है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, और यही है जो भारत को गणतंत्र बनाता है। मतलब भारत में ऐसा शासन है जिसमें भारत की जनता मतलब यहाँ के लोग अपना शासक चुनेंगे हर 5 साल बाद। तो यही का मतलब होता है गणतंत्र, जहाँ पे जनता के द्वारा शासक का चुनाव किया जाता हो। भारत राज्यों का संघ है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि ये गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब जनता का शासन। तो राज्यों का संघ तो अमेरिका भी है, मतलब वहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन बात यह है कि अगर आपसे पूछे गणतंत्र, तो गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो जनता का शासन यही होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे जनता का शासन है। कोई भी छोटा सा भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, और हर 5 साल के लिए ही बनता है। हर 5 साल बाद जनता फिर से अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो कुल मिला के इसका आंसर ऑप्शन होगा सी। ठीक, तो ये आज के प्रश्न रहे कुछ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो इसका अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, आप उसको देखेंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।